घटना है वो हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है, आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है। तो ये जो आधुनिक भारत का इतिहास है यानी मॉडर्न इंडिया है, यहाँ पे देखिए क्या परिस्थिति बन रही है। एक्चुअली होता ये है कि जो पूरा विश्व क्रम है, देखिए ज़रा सा थोड़ा सा समझिए, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि जो पूरा घटनाक्रम होने वाला है वो किस तरह से हो रहा है, इस नक्शे से हम लोग थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। ये हमारा भारत का प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है ना। अब देखो आप प्रायद्वीपीय भारत को आपने यहाँ से देखा कि ये प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है। इसमें हम लोग प्रायद्वीपीय भारत में क्या हो रहा है, उसमें यहाँ पर जो राज्य है तो किसका है, तो वो मुगलों का राज्य है, ठीक है ना। पूरी तरह से यहाँ पर कौन है, यहाँ पर जो बस्ती बसी हुई है पूरी, तो मुगलों ने बसा रखी है, ठीक है ना। तो जो मुगलों का ये राज्य होता है ना। और यहाँ पर जो विश्व स्तर पे हम लोग अगर देखें तो यहाँ पर कुछ इस तरह से, ठीक, ये इधर यूरोप है, पूरा यूरोप यही है यूरोप। यहाँ पे आपका पुर्तगाल है किनारे ही, यहाँ स्पेन है, इटली है, इस तरह से, ठीक है। ये आपका जो ये वाला क्षेत्र है ये दक्षिण अफ्रीका है, ठीक है ना। अफ्रीका पूरा महाद्वीप है, ठीक है। ये आपका अफ्रीकी महाद्वीप है ना। अफ्रीका जिसको आप दक्षिण अफ्रीका के नाम से जानते हैं, यहीं पर आसा अंतरिप है ना। आसा अंतरिप, इसी आसा अंतरिप को ही केप ऑफ गुड होप के नाम से भी जानते हैं, है ना। केप ऑफ गुड होप, ठीक है। ये वही एरिया है जो जहाँ पर यहाँ से लोग निकलेंगे, इधर पूरा आपका जो है अटलांटिक महासागर है ना। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, इसी महासागर में जितने भी यूरोपीय होंगे वो उतरने वाले हैं और यहीं से भारत के लिए एक रास्ता की खोज करने के प्रयास जारी होगा लोगों का, ठीक है ना। महासागर, तो अब चूंकि देखिए जो परिस्थिति बन रही है यहाँ से आपको क्लियर होने वाला है, ये आपका पूरा भारतीय क्षेत्र है, ये प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है ना। यहाँ से डिवीजन है, यही आपकी जो नदी है ये नर्मदा नदी होती है, इसके नीचे से इस तरह से राप्ती होती है, गुजरात वाला क्षेत्र है, ठीक। तो यहाँ से जो यहाँ तक इस तरह से चीज़ें गई हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं फारस की खाड़ी, ठीक है। तो ये जो एरिया है यही एरिया क्या कहलाती है, फारस की खाड़ी, ठीक है। ये जो फारस की खाड़ी है तो जितने भी हमारे बंदरगाह हैं, देखिए प्राचीन काल में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि लोथल है, ठीक है, गुजरात वाला क्षेत्र, लोथल बंदरगाह। तो बंदरगाह, इस बंदरगाह से आपने प्राचीन में देखा भी होगा कि लोगों ने इस फारस के रास्ते से, फारस वाला पूरा क्षेत्र है जहाँ फारसी धर्म था, ठीक। और यहाँ पर ये सऊदी अरब है, इसी सऊदी अरब में जो है जो उदय हो चुका है सऊदी अरब में एक नए संप्रदाय या एक नए धर्म जिसको आप कहते हैं इस्लाम धर्म का, ठीक है, इसका यहाँ पर उदय हो चुका है। और इसने क्या किया, यहाँ पर यमन है और सारे देश हैं इससे संबंधित जो भी हैं, अरबियन समूह है पूरा। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पर ये लोगों का जो बढ़ाव होता है थल क्षेत्र से इधर ही होता है और पूरी तरह से इन अरब वासियों का इस पर पूरा कब्जा होता है। तो अगर यहाँ की जो परिस्थिति होती है, परिस्थिति क्या बन रही है कि जो व्यापार हो रहा है, देखिए एशिया वाला व्यापार या भारत के व्यापार पर बात करें तो जिसका पूरी तरह से कब्जा है, जो पूरी तरह से एक प्रकार से अपना पूरी प्रभाव रखता है व्यापार पर, तो अरब के वासी हैं सब,
सब अरब वासियों का पूरी तरह से व्यापार पर प्रभाव है। वो अपने तरीके से ही सारे व्यापार करते हैं। जो भी जा रहा है इनको चुंगी देता है, ठीक है ना, चुंगी कर सारी चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, इनका जो बढ़ने का तरीका, यहाँ पे तुर्क है, तुर्की देश है, और ये भूमध्य सागर है, यहाँ पे काला सागर है आपका, ये छोटे 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 सागर हैं। तो इस क्षेत्र में देखिए यहाँ पर इराक है, ईरान है, ये अफगानिस्तान यहाँ लगा हुआ है, और पाकिस्तान तो भारत का ही अंग रहता है उस समय, है ना। तो हो क्या रहा है कि यहीं से लोगों का आवागमन होता था थल में। अब इनका जो अरब वाले लोग होते हैं ये पूरी तरह से यहाँ पर इनका प्रभाव हो जाता है। ये तुर्क वाले लोग, तुर्की लोग भी जो है इससे संपर्क में होते हैं। तो तुर्की लोग, यहीं पर एक छोटा सा देश है कुस्तुनतुनिया, ठीक है। तो ये तुर्कों ने क्या किया, 1453 की बात है, 1453 की बात है। ये जो तुर्की लोग हैं, तुर्क लोग, इन तुर्कों ने क्या किया, कुस्तुनतुनिया पर, है ना, कुस्तुनतुनिया, तो कुस्तुनतुनिया पर इनका जो है इन्होंने कब्जा कर लिया। कुस्तुनतुनिया पर 1453 में क्या कर रहे हैं लोग, कब्जा कर ले रहे हैं। इसी कुस्तुनतुनिया को आधुनिक पे हम लोग किस नाम से जानते हैं, इस्तांबुल, इस्तांबुल नाम से कुस्तुनतुनिया को जाना जाता है। इस पर क्या हो रहा है, तुर्कों का कब्जा हो जा रहा है, और यहाँ पर एक नए साम्राज्य का स्थापना हो रहा है जिसको हम लोग जानते हैं ओटोमन साम्राज्य। किस नाम से जानते हैं, ओटोमन साम्राज्य, ओटोमन साम्राज्य, है ना। अब ओटोमन साम्राज्य जो है इतना प्रभावशाली हो जाता है कि यहाँ पर बगल में रोम है, कुस्तुनतुनिया के पास रोम है। रोम दो भागों में, रोम उस समय प्रभावशाली होता है यूरोप में, ठीक है ना। यूरोप की चूंकि जो स्थल है, यूरोप का स्थलीय सीमा है, वो भारत एशिया से पूरे एशिया में मिली हुई है, इसीलिए इसको यूरेशियन भी कहा जाता है, ठीक ना। इसको आपने ज्योग्राफी में देखा होगा, यूरेशियन जो प्रदेश है, तो यूरेशिया इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो थल सीमा यूरोप की है पूरी तरह आपके एशिया से मिली हुई है। तो थल मार्ग से भी कहा जा सकता है कि यूरोप आप जा सकते हैं, लेकिन और देश और सारी चीज़ों का जो बर्डन है उस वजह से लोगों के रास्ते बाधित रहते हैं। अब देखो, जो व्यापार का मध्यकाल में अभी तक क्या हो रहा है कि व्यापार का जो मार्ग है, एक तो ये फारस के खाड़ी वाला मार्ग है, यहाँ से होते हुए कुछ राज्यों को क्या कर रहे हैं, करवर दे के यूरोप पहुँच जा रहे हैं, यहाँ यूरोप पहुँच जा रहे हैं। तो सामान चला जा रहा है, ये जो कुस्तुनतुनिया है, दो एक देश हैं, उनको कर दिया जा रहा है और आराम से व्यापार चल रहा है। लेकिन यहाँ पर जब सऊदी अरब वालों का या तुर्कों का यहाँ पर ओटोमन साम्राज्य स्थापित होगा, तो ये लोग अपने प्रभाव के लिए सामान का जो रेट होगा उसको बहुत महंगा कर देंगे, है ना। और इधर इनका जो ध्यान होगा वो यहाँ यूरोप वासियों पर कब्जा करने का भी है, चूंकि ये विस्तारवादी नीति का पालन कर रहे होते हैं। विस्तारवादी नीति का पालन करने के कारण इनका जो विस्तार हो रहा है, यूरोप की तरफ बढ़ रहा है। इसी क्रम में ओटोमन साम्राज्य ने क्या किया, ओटोमन साम्राज्य ने अटैक कर दिया रोम पर, ठीक है ना। तो रोम पर अटैक करने का मतलब ये हुआ कि ये आधे रोम पर इनका पूरी तरह से कब्जा हो गया। अब कब्जा हो गया, चूंकि ये जो प्राचीन भारत की या मध्यकालीन भारत की जो स्थिति होती है, रोम में जो व्यापार, जैसे अब भारत में जो मध्यकाल का समय है, भारत में जो व्यापार का एकीकरण है अगर समझा जाए, जिनका एकल प्रभाव है, तो अरबवासियों का है। यूरोप में वही दशा किसकी है, इटली की। इटली पूरी तरह से व्यापार पर उसका एकीकरण अधिकार है ना। तो इटली का पूरा प्रभाव रहता है व्यापार पर, इटली से ही व्यापार हो रहे होते हैं। ऐसी कंडीशन में जब यहाँ पर उभर के आ रहा है ओटोमन साम्राज्य 1453 में, तो कंडीशन क्या बन रही है, इनका पूरा व्यापार का मार्ग पूरी तरह से बाधित हो जा रहा है। और रोम पर इनके कब्जे के कारण जो वहाँ के विद्वान होते हैं, दार्शनिक होते हैं, इन लोगों का पलायन हो जाता है किधर, पश्चिमी रोम की तरफ। पश्चिमी रोम की तरफ जब उधर जाते हैं तो इनको ठिकाना मिलता है इटली जैसे देशों में, ठीक है, इटली में, कुछ पुर्तगाल में, मतलब ये यूरोप में, यूरोप के जो अन्य देश हैं वहाँ पे इनका फैलाव हो जाता है। अब दार्शनिकों के आ जाने के कारण यहाँ यूरोप की जो स्थिति होती है वो पुनर्जागरण की स्थिति पैदा हो जाती है ना। यहाँ पर पुनर्जागरण का काल चल रहा होता है। ये लोग हर चीज़ में जो परंपराओं से चली आ रही चीज़ें होती हैं उससे सीख लेकर के नई नई चीज़ों का आविष्कार कर रहे होते हैं।
ये सब जो कारण बन रहे हैं, इसी कारण से सर्वप्रथम क्या होता है कि ये पुर्तगाल देश से, है ना, यहाँ का जो प्रिंस रहते हैं, चार्ल्स नेविगेटर नाम है उनका। क्या नाम है? चार्ल्स नेविगेटर। तो ये प्रिंस चार्ल्स नेविगेटर क्या करते हैं? इन्हीं के सहयोग से सर्वप्रथम वास्को डी गामा जो है निकलते हैं। और वो रास्ता क्या होता है? इनका जो बेड़ा होता है पुर्तगाल से उतरता है अटलांटिक महासागर में। ठीक है, तो सहयोग जो यहाँ पे प्रभाव रहता है, पूरी तरह जो खर्च उठाते हैं वो प्रिंस चार्ल्स, उनका नाम है प्रिंस चार्ल्स नेविगेटर। ठीक है, नेवी का मतलब क्या? नेवी का मतलब समझ ही रहे हो, है ना। नेवी, आज नेवी कैसे काम करती है? जल सेना से संबंधित है। तो इससे आप तुलना करके इसको याद रख सकते हैं कि नेविगेटर जो चार्ल्स थे, उनका नाम नेविगेटर था। इन्होंने ही क्या किया? जो लोगों का सहयोग किया और पुर्तगाल से वास्को डी गामा होते हैं, वो एक रास्ते की खोज के लिए निकलते हैं। और इस समय होता है 1498 की बात है। ठीक है, तो 1498 में यहाँ से वास्को डी गामा निकलते हैं भारत में रास्ते की खोज के लिए। वास्को डी गामा, ठीक है। अच्छा, वास्को डी गामा निकलते तो हैं, लेकिन इनके पहले भी एक व्यक्ति यहाँ स्पेन के सहायता से, स्पेन से निकल चुका होता है भारत की खोज के लिए। उस व्यक्ति का नाम होता है, और उस समय होता है 1492 में, मतलब वास्को डी गामा से पहले ही एक व्यक्ति निकल चुके होते हैं 1492 में, और उनका नाम होता है कोलंबस। ठीक है, और एक कोलंबस मूलतः कहाँ के थे? ये थे स्पेन के। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये स्पेन से रहते हैं और स्पेन से निकलते हैं, भारत की खोज के लिए ही निकले, लेकिन इनकी नौका भाई समुद्र में उतर रहे हैं अटलांटिक महासागर में। अब यहाँ से इनका जो नौका है वो बहक के निकल जाती है और पश्चिम साइड में, तो पश्चिम साइड में जो है आपका अमेरिका है, कनाडा है, ये सारी देश हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, तो ये जो कोलंबस महोदय हैं ये पहुँच जाते हैं अमेरिका। चूँकि इनके दिमाग में था, मसालों का केंद्र में रख के निकले थे कि भाई हम भारत का खोज करेंगे और मसाले लाएंगे, है ना, जिससे हम चूँकि वो ठंडा प्रदेश है यूरोप पूरी तरह से, तो वहाँ पर जो लोगों की जीवन शैली है वो अधिकतर अत्यधिक निर्भरता भोजन के रूप में मांस पर ही है। तो मांस को प्रिजर्व करने के लिए, फ्रीज तो उस समय था नहीं, तो प्रिजर्व करने के लिए मसालों की अधिक से अधिक आवश्यकता होती थी। अब इसीलिए यहाँ पे जो खोज की प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है, तो यही कारण है। यहाँ पर जब कोलंबस निकलते हैं और कोलंबस महोदय पहुँच जाते हैं अमेरिका, और बोलते हैं वहाँ पे कि मैंने इंडिया की खोज कर लिया। इसीलिए वहाँ पे एक जहाँ पे उतरे थे उसी जगह को रेडी इंडियन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और जबकि ये खोज किस देश की करते हैं? अमेरिका की, अमेरिका के खोज करते हैं। वो उनका नाम होता है कोलंबस, निवासी होते हैं स्पेन की। दूसरी बात, यहाँ से जो हमारे वास्को डी गामा महोदय निकलते हैं, फिर इनके बाद निकले थे पुर्तगाल वासी 1498 में, तो इस रास्ते से निकलते हैं। ऐसे ही किनारे किनारे क्या किए, ये आके आशा अंतरिप पर पहुँच गए। आशा अंतरिप पर जब ये पहुँचते हैं, जिसको केप ऑफ गुड होप के नाम से जानते हैं, आशा अंतरिप को ही, है ना, और यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ पर इनकी मुलाकात होती है एक अरब का व्यापारी होता है जिसका नाम है अब्दुल मनीद। तो अब्दुल मनीद से इनकी मुलाकात होती है, जिससे इनको रास्ते के बारे में और भी पता लग जाता है कि हाँ आगे भारत है। ये जीवन तो हो उठते हैं, अब भारत के रास्ते की खोज के लिए यहाँ से निकल लेते हैं। निकलते हुए जब ये पहुँचते हैं इस तरह से, तो ये यहाँ पर आए। ये आपके जो भारत का प्रायद्वीपीय भारत है, इसका पश्चिमी क्षेत्र यहाँ से लेकर के ये पूरा तट, ये मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। तो मालाबार तट पर पहुँचते हैं, केरल के पास। यहीं पर केरल का राजा, जो केरल का राजा होता है और जिसका नाम है जमोरिन, ये राजा को जमोरिन यहाँ कहा जाता है ना। जमोरिन राजा का जो पद है उसको जमोरिन नाम से जाना जाता है। लोग बोल देते हैं कि जमोरिन एक राजा का नाम ही है, तो ऐसा नहीं है। ये राजा का जो, जैसे हम लोग राजा को राजा बोलते हैं, तो वहाँ पे राजा के लिए जमोरिन शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, ये एनसीईआरटी फैक्ट है। तो यहाँ पर जमोरिन इनका स्वागत करते हैं और यहाँ पर वास्को डी गामा उतरते हैं
और यहाँ से फिर क्या करते हैं, कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें और उसके साथ साथ मसाले, ये सब ले करके फिर रिटर्न टू होम हो जाते हैं। रिटर्न टू होम होते हैं और आते हैं पुर्तगाल में। तो यहाँ से जो ये मसाले लेके आए और जब पुर्तगाल पहुँचे, यूरोप में इन्होंने जब उसको बेचा तो इनको जो मुनाफा हुआ वो 60 गुना मुनाफा हुआ। कहीं कहीं आपको 64 गुना भी मिल जाएगा, तो इससे भ्रमित मत होइएगा, है ना। तो 60 गुना जो मुनाफा ये कमाते हैं। अब यहाँ पे उत्साह बढ़ जाता है लोगों में, इतनी कमाई का होना कि मतलब एक मोटिवेटर का काम करेगा। अब यहाँ से एक बाढ़ सी आ जाएगी, है ना। अब एक यहाँ पे व्यापारी सेकंड शिफ्ट भी निकलेगा, सेकंड दल निकलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से चीज़ें बढ़ने लगेंगी। फिर थर्ड स्टेप में फिर जब वास्को डी गामा भारत आएंगे, तो भारत आएंगे तो यहीं केरल में कोचीन नामक स्थान पर, है ना, कोचीन में ही क्या करेंगे, ये पुर्तगालियों की प्रथम बस्ती की स्थापना कर देंगे, है ना। मतलब अब क्या हो रहा है, जब सेकंड स्टेप में यहाँ पर वास्को डी गामा आ रहे हैं भारत, तो कोचीन में एक बस्ती की स्थापना करते हैं या एक बस्ती बसाते हैं। और उस बस्ती का नाम, वो बस्ती कहाँ बसा रहे हैं, यानी अगर पूछा जाता है क्वेश्चन में कि पुर्तगालियों की प्रथम बस्ती की स्थापना कहाँ हो रही है, तो कोचीन, केरल का कोचीन, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक की बातें मेरे विचार से अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। इससे संबंधित देखिए एक कुछ मैंने यहाँ पे मैटर दे रखे हैं, रुकिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। एक इससे संबंधित जो मैटर है आपका ये है, जैसे वही सारी चीज़ें जो अभी मैंने आपको लेक्चर में बताया कि भाई मध्यकाल में थोड़ा सा हल्का है, लेकिन बहुत दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है ना। सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, लेक्चर में है ही है। तो थोड़ा सा ये आपका जो फैक्ट है, जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, क्या कारण है, कैसे चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे देखिए मध्यकाल में क्या हो रहा है, भारत में पश्चिमी देशों से जोड़ने वाले 2 ही समुद्री मार्ग हैं, जो मैंने कि बता रखा है कि जैसे एक फारस की खाड़ी है ना, ये फारस की खाड़ी, ठीक, एक मार्ग तो फारस की खाड़ी हो गया, दूसरा मार्ग लाल सागर वाला मार्ग हो गया। एक्चुअली होता क्या है, जो व्यापार हो रहा था मध्यकाल में, तो वो फारस की खाड़ी से ज़्यादा व्यापार हो रहा था। इसके पीछे कारण क्या था, लाल सागर से कम क्यों हो रहा था, तो इसके पीछे जो कारण था, ये लाल सागर का जो मार्ग था, यहाँ पर कोहरा बहुत ज़्यादा पड़ता था। कोहरा, कोहरा समझ रहे हैं क्या होता है कोहरा, हाँ सब जान रहे होंगे। चलिए, कोहरा, तो एक कोहरा जो पड़ता था, और इस रास्ते में बहुत ज़्यादा पत्थर मिलते थे, चट्टानें मिलती थी, ठीक है। तो ये जो मार्ग था काफ़ी कठिन मार्ग हो जाता था, इसलिए जो व्यापारी लोग थे इसको, जो फारस वाला रास्ता है, इसी को अधिकतर चुनते थे, ठीक है ना। तो ज़्यादा जो व्यापार हो रहा है फारस की खाड़ी से जाने वाले मार्ग से हो रहा है ना, इसी को प्राथमिकता लोग दे रहे हैं। इसके 2 कारण थे कि लाल सागर का मार्ग काफ़ी दुष्कर था, है ना, मार्ग में अधिक कोहरा पड़ता था और चट्टानों रहती थी, ठीक है ना। एशिया से यूरोप जाने वाली वस्तुएं अनेक राज्यों एवं मार्गों से होकर गुजरती थीं, और हर राज्य को चुंगी और मार्ग कर देने पड़ते थे। इसलिए 15वीं सदी में, है ना, 15वीं सदी के दौरान जहाजरानी निर्माण और परिवहन विज्ञान में प्रगति होने के कारण, चूंकि यूरोप में आपने देखा कि कैसे वहाँ पे सारे परिवर्तन हो रहे हैं, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, वहाँ पुनर्जागरण का काल चल रहा है, ठीक है ना, हर चीज़ें नए तरीके से बढ़ रही हैं। तो इस वजह से ये सारे निर्माणों के कारण भी इनका भी कहीं न कहीं उनको एक नए रास्ते की खोज में अपनी बहुत अच्छी भूमिका अदा करता है, ठीक ना। आगे देखिए, यूरोप के व्यापार में अगर बात की जाए तो इटली के व्यापारियों का एकाधिकार था, ठीक है ना। इसी कारण यूरोप के जो नवीन राज्य होते थे वो और सारी चीज़ों से व्यापार के लिए वंचित रह जाते थे। इसी तरह से अगर एशिया की बात करें तो अधिकांश व्यापार जो था वो अरब वासियों के हाथ में होता था, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब अगर लेक्चर से इसको कोरिलेट करेंगे, सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जा रही है, जो कि सारे क्वेश्चन को आपके सारे क्वेश्चन को कवर कर लेगा, है ना। यही चीज़ है, देखो 1453 में क्या हो रहा है, तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया की विजय कर ओटोमन साम्राज्य की स्थापना कर लिया, है ना, स्थापना किया। अब क्या हो गया, ये कुस्तुनतुनिया जो तुर्क थे
इनका फारस की खाड़ी वाले मार्ग पर पूरी तरह से नियंत्रण हो गया। अब तुर्कों ने यूरोपियों से यहाँ पर जो व्यापार हो रहा था दिक्कतें पैदा करना शुरू कर दिया। ठीक, अब भौगोलिक खोजों या व्यापारिक मार्गों के आविष्कार से पुर्तगाली जो हैं इधर से जो है अत्यधिक जो है कोशिश करने लगे कि किस तरह से अब व्यापार होगा। यहाँ का जो शासक होता है, ये देखिए, प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, ठीक है ना, इसने क्या किया, इस कार्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मतलब हर तरह से धन राशि, भाई खर्चे भी तो हो रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्था हो रही है, इन सारे चीज़ों का जो खर्च उठा रहा है वो कौन उठा रहा है, वो पुर्तगाल का प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, है ना। अब क्या हो रहा है, 1886 में एक पुर्तगाली नाविक बार्थ डोमियोज ने दक्षिण अफ्रीका में उत्तमाशा द्वीप, जो आशा अंतरिप की बात कर रहे थे, उसी का प्राचीन नाम है उत्तमाशा द्वीप। ठीक है, आशा अंतरिप को ही क्या बोलते हैं, उत्तमाशा द्वीप। उसी का एक नाम और है केप ऑफ गुड होप। दो नामों, तीन नामों से जाना जाता है। तो कुछ भी क्वेश्चन में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि तीनों में से कुछ भी पूछे तो आपके क्वेश्चन में आप समझ जाएंगे कि क्या कह रहा है ना। तो फिर क्या हो रहा है कि इन्हीं की सहायता से 1492 में पहली बार स्पेन का निवासी रहते हैं कोलंबस, ये निकले भारत की खोज के लिए। लेकिन अटलांटिक महासागर में पहुंचने और जोखिम भरा रास्ता था, और ये बहक करके तूफान के कारण और सारी चीज़ों के कारण पश्चिम निकल गए और इन्होंने अमेरिका की खोज कर डाली। ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, आगे बढ़िए, इधर है। तो 1498 में एक पुर्तगाली थे वास्को डी गामा, उत्तमाशा अंतरिप के रास्ते होकर भारत पहुंचे, जो एक सीधा मार्ग था। इस प्रकार वास्को डी गामा क्या किए, वे पहले व्यक्ति बने जिसने भारत पहुंचने का एक समुद्री मार्ग का खोज करते हैं। ठीक है, तो समुद्री मार्ग का, भारत पहुंचने के समुद्री मार्ग का खोज करने वाला व्यक्ति वास्को डी गामा। ठीक है ना, लोग कहीं कहीं बोल देते हैं कि भारत खोज करने वाला व्यक्ति, तो भारत की खोज नहीं किया वास्को डी गामा ने, उसने क्या किया, उसने एक रास्ते की खोज किया। ठीक है, तो एक समुद्री मार्ग की खोज कर लेते हैं। इसके अंतर्गत जो है भारत के बीच और यूरोपियों के बीच समुद्री मार्ग खोजने के कारण जो है आर्थिक एवं दो कारण इसमें सामने उभर के आएंगे, क्योंकि यूरोप जो मार्ग खोज रहे हैं, तो इसका कारण दो उभर के सामने आएगा, जिसको हम बता सकते हैं। एक तो आर्थिक कारण हो गया, मतलब इनका व्यापार से जुड़ा हो जाएगा। दूसरा, ये अपने जो इनका धर्म होता है ना, धर्म क्या, धर्म नहीं कह सकते आप, उसको संप्रदाय कह सकते हैं। अभी मैं इसको थोड़ा इस टॉपिक को यहाँ पे डिटेल करूँगा, धर्म और संप्रदाय होता क्या है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है, जो कारण रहा ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। एक कारण इनका ये भी था कि भाई हम भारत पहुँचेंगे तो वहाँ अपने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, है ना। आर्थिक के पहला कारण तो आर्थिक रहा, ठीक है ना, व्यापार। दूसरा कारण में जो रहा वो ईसाई मिशनरी में, यानी ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार रहा। इस प्रकार से 1498 में वास्को डी गामा भारत में कालीकट बंदरगाह पहुँचा, ठीक है, जो केरल का मालाबार तट है। पहले से बसे हुए अरब व्यापारी जो वहाँ थे, अब क्या करेंगे भाई, उनका वहाँ पे प्रभाव है, तो वैमनस्यता का ही तो भाव रखेंगे। एक कोई व्यक्ति अगर उनका विरोधी आ जाएगा कहीं पे, तो भाव क्या होगा, वैमनस्यता का। ठीक, चूंकि वो ऑलरेडी वहाँ स्थापित हैं, अब उनका कोई कंपटीटर वहाँ पहुँच रहा है, तो जो अरबवासी थे सब इनसे वैमनस्यता रखने लगे पुर्तगालियों से, या जो यूरोपवासी आते थे। ऐसे में जो यहाँ के भारतीय रहे, जमोरिन वहाँ का जो राजा होता था, उसने क्या किया, उसने उनका स्वागत किया, सपोर्ट किया, और इनको जो यहाँ पे ठहरने की और सारी व्यवस्थाओं का इंतजाम करना शुरू कर दिया। ठीक, तो इस तरह से हम देखेंगे कि वास्को डी गामा जो पहली बार यहाँ से वापस जाते हैं जमोरिन से अनुमति लेकर के, अपने साथ जड़ी बूटियाँ और मसाले लेकर के, तो जब ये पहुँचते हैं यूरोप, तो वहाँ पर 60 गुना मुनाफा कमाते हैं उससे। ठीक है, अब वहाँ पर एक क्रांति आ जाती है। क्रांति का मतलब ये होता है कि लोगों को लगता है कि वहाँ पे जाने का मतलब है, 60 गुना कमाई का मतलब होता है कि बहुत बड़ा धनराशि प्राप्त हो जाना। तो ऐसे में वहाँ के और लोग फिर निकलना शुरू करते हैं। 98 के बाद 1500 ईस्वी में देखा जाए तो अल्वारेज कैब्रल नाम का एक दूसरा पुर्तगाली, उसके नेतृत्व में एक दल भारत आता है, और वो भी
उसको दूसरे भारत का दूसरा अभियान के रूप में, दूसरे अभियान दल के रूप में आप जानते हैं। और ये भारत यहाँ से आके मसाले लेकर पुर्तगाल पहुंचा और खूब मुनाफा ये भी कमाया। अब क्या हुआ, 1502 ईस्वी में पुनः वास्को डी गामा जो है भारत के लिए प्रस्थान करते हैं वहाँ से। और इसी वर्ष जब वो भारत आते हैं तो कोचीन में पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री की स्थापना करते हैं। ठीक है, अर्थात भारत में प्रथम पुर्तगाली बस्ती बसाने वाले कौन, वास्को डी गामा। कब, 1502 में। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। अब देखिए, अब यहाँ पर अन्य देशों में भी जो यूरोप के अन्य देश होते हैं वहाँ पे एक हलचल मच जाती है। जब पुर्तगालियों ने इस तरह से रास्ते खोजे और कमाना शुरू किया, मसाले आना शुरू किए, यूरोप में व्यापार करना लोगों ने शुरू किया, तो वहाँ पर हलचल मच जाती है। वहाँ के अन्य देशों ने भी क्या किया, अपने यहाँ एक एक कंपनी की स्थापना किया। कंपनी मतलब एक दल बनाया कंपनी के रूप में, सहयोग से, है ना, जो कि राजा, वहाँ के राजा से प्रमाणिक रहता हो। ठीक, जैसे हम लोग क्या करते हैं, अभी कंपनी बनाने के लिए क्या किया जाता है, कहीं ना कहीं उसको रजिस्ट्रेशन होता है ना सरकार के पास, वैसे ही उन्होंने कंपनी बनाया और जो राजा की सहमति पत्र के साथ होता था। ऐसे में ही सर्वप्रथम जो वहाँ के कंपनी की स्थापना हुई, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में बनी। ठीक है, और उसका नाम उस समय जब कंपनी बनी तो उसका नाम था एस्टादो दा इंडिया। ठीक, यानी पुर्तगाल में जब कंपनी बनती है तो उसका नाम क्या रहता है, एस्टादो दा इंडिया, और 1498 में बनी। वो भारत में भी आती है 1498 में ही वास्को डी गामा के साथ। ठीक, तो मतलब इसके स्थापना का क्रम और भारत आने का क्रम दोनों एक ही है ना। इसके बाद इंग्लैंड में क्या हो रहा है देखिए जरा, एक वहाँ पर भी अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी बन रही है, और वो कब बन रही है, इन लोगों से लगभग 100 साल बाद, यानी 1600 ईस्वी में। ठीक, और 1600 ईस्वी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, जिसका नाम था विरिंगदे ओस्ट इंडिसे, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग। ये इसका नाम है, एक आध बार पूछा गया है। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने इसको अलग से लिख रखा है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप लोग, दिखा रहा हूँ मैं ये। ठीक, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, विरिंगदे ओस्ट इंडिसे, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग। ठीक है ना, एक किसका नाम है, ये अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम है। इसकी स्थापना कब हो रही है, तो 1600 ईस्वी में हो रही है। ठीक, उसके बाद डच लोगों ने भी एक कंपनी बनाया। डच लोगों ने 1602 में कंपनी बनाते हैं। ठीक, अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और डच की जो कंपनी होती है उसका नाम है विरिंगदे ओस्ट इंडिसे। ठीक, विरिंगदे ओस्ट इंडिसे, और अंग्रेजों का ये है द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें से मैंने बोल दिया था, लेकिन ये इतना है आपका। ठीक है ना, ये इंग्लैंड वाला है, ब्रिटिश वाला, और विरिंगदे ओस्ट इंडिसे किसका है, ये डच का है। ठीक ना, तो ये हो गया, कुल मिला के ए वाला आपका ब्रिटिश का हो गया, है ना, और ए वाला डच का हो गया। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और ये स्थापित होती है 1600 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित होती है 1602 में। लेकिन जब भारत आने का क्रम होगा वो अलग है, चूंकि पुर्तगालियों के बाद जो भारत आएंगे तो पहले डच आएंगे 1605 में, उसके बाद अंग्रेज आएंगे, ब्रिटिश कंपनी आएगी 1608 में। यही इतना ध्यान रखना है, बाकी सब का क्रम सही है। ठीक है ना, जैसे उसके बाद डेनिश कंपनी वहाँ पे स्टार्ट होगी 1616 में, और डेनिश 1616 में भारत आएगी। ठीक है ना, इसका नाम है डेनिश ईस्ट इंडीज कंपनी। ठीक, इसी तरह से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है फ्रांस में 1664 में, और ये फ्रांसीसी ईस्ट इंडीज कंपनी जो भारत आती है, ठीक है ना, और जब बनती है तो इसका नाम रहता है कंपनी द इंड ओरिएंटल, है ना, फ्रांसीसी का, और ये 1667 में भारत में आई। ठीक, तो इस तरह से हमने देखा
कि जो कंपनी है, इन यूरोपीय कंपनियों के स्थापना क्रम अलग और भारत आने का क्रम अलग रहा है, और वो भी किसका, केवल ये ब्रिटिश का और डच का, यही ध्यान देना रहेगा आपको। ठीक है, अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। क्या है, जैसे ये देखो 1505 में फिर जब वास्को डी गामा 202 में आ गए, भारत में एक बस्ती बसा दी है कोचीन में। उसके बाद क्या हो रहा है, 1505 ईस्वी में पुर्तगाली सरकार एक नई नीति अपनाएगा, जिसके द्वारा भारत में एक गवर्नर की नियुक्ति करेगा। ठीक, और इस संदर्भ में जो भारत के पहले गवर्नर बनेंगे वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा होंगे। ठीक, तो अब हम लोग जो यहाँ तक का आज का लेक्चर आपका ख़त्म हुआ, एक का बेसिक पूरा कॉन्सेप्ट ख़त्म हुआ। यहाँ से एक दो क्वेश्चन जो है आपको परीक्षा में मिल ही जाते हैं, इसको ध्यान से आप लोग समझ गए होंगे मेरे विचार से। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जैसे पुर्तगाली आए, इनका जो प्रथम गवर्नर है 1505 में पुर्तगाली सरकार द्वारा यहाँ पे एक भारत में एक गवर्नर अपना नियुक्त कर दिया गया, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। अब एक कैसे क्या काम कर रहा है, कैसे अन्य कंपनियां आएंगी, कैसे भारत में यूरोपीय कंपनियों का कैसे प्रभुत्व स्थापित होगा, इस चीज़ को हम लोग आगे क्रम से देखते चलेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम, ठीक है ना। धन्यवाद।